कोर्ट से कोई पक्ष क्या रिलीफ ले सकता है, उसमें सबसे ज्यादा लिया जाने वाला रिलीफ होता है स्टे का। हमारे समाज में जो भी व्यक्ति अंग्रेजी तक नहीं जानते वे भी स्टे का मतलब तो जरूर जानते हैं। लोगों की लड़ाई के दौरान यह बात आमतौर से कही जाती है कि यदि तुमने यह दीवार बनानी नहीं रोकी तो मैं कोर्ट से स्टे लेकर आ जाऊंगा, या तुम्हारा ट्रेडमार्क मेरे ट्रेडमार्क की कॉपी जैसा लगता है, या तो इसके इस्तेमाल को रोक दो वरना मुझे कोर्ट से स्टे लाना पड़ेगा। स्टे बोलचाल की भाषा का एक शब्द है। इसका सही नाम इंजंक्शन है। हिंदी में शायद इसे निषेधाज्ञा कहा जाता है। यदि हमने गलत शब्द कहा हो तो विद्वान व्यूअर्स इसको ठीक कर दीजिएगा। इस वीडियो के दौरान हम प्रचलित शब्द स्टे के स्थान पर कानूनी शब्द इंजंक्शन का ही प्रयोग करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंजंक्शन क्या होता है। दूसरी बात, इंजंक्शन पाना क्या किसी पक्ष का कानूनी अधिकार होता है। तीसरी बात, इंजंक्शन देते समय कोर्ट किन किन प्रमुख बिंदुओं या बातों पर गौर करता है। और चौथी बात है, इंजंक्शन देने के समय प्रमुख बिंदुओं या बातों के अलावा क्या किसी और भी पॉइंट पर गौर किया जाता है। सवाल है कि स्टे या इंजंक्शन क्या होता है। जवाब है, कानूनी रूप से स्टे और इंजंक्शन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। स्टे का मतलब होता है अस्थायी रूप से किसी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के निष्पादन पर, उसके एग्जीक्यूशन पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। जैसे किसी कोर्ट की डिक्री के एग्जीक्यूशन या निष्पादन को ऑर्डर 21 रूल 26 CPC में रोक दिया जाता है। इंजंक्शन में एक कोर्ट ऑर्डर के द्वारा किसी पक्ष को कुछ करने या ना करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इस आदेश का पालन बाध्यकारी होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इंजंक्शन के कई रूप कोर्ट्स में देखने में आते हैं, जैसे टेम्पररी इंजंक्शन यानी किसी मुकदमे के दौरान दी जाने वाली इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन ऐसी इंजंक्शन जो हमेशा के लिए किसी काम को करने से मना करती है, मैंडेटरी इंजंक्शन किसी काम को आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से करने के लिए निर्देश देने वाले इंजंक्शन को मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। एड इंटरिम इंजंक्शन किसी एप्लीकेशन आदि के दौरान जब तक वह कोर्ट में लंबित रहेगी तब तक के लिए दी जाने वाली इंजंक्शन एड इंटरिम इंजंक्शन होती है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सवाल है कि स्टे तथा इंजंक्शन के बीच में क्या कानूनी अंतर होता है, और हमारा जवाब है कि स्टे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन करने वाले कार्य वॉइड एब इनिशियो कहे जाते हैं, अर्थात वे जिस समय करना शुरू करते हैं उस ही समय से उनका अर्थ शून्य होता है। इंजंक्शन के खिलाफ किए गए कार्य दंडनीय होते हैं। आप इंजंक्शन के खिलाफ कोई काम तो कर सकते हो, लेकिन कोर्ट उसके लिए आपको फिर दंडित करता है। स्टे का ऑर्डर पक्षों की जानकारी में आने के बाद लागू होता है, जबकि इंजंक्शन का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। स्टे का प्रभाव कोर्ट ऑर्डर्स को रोकने के लिए होता है, परंतु इंजंक्शन का प्रभाव पक्षकारों यानी कि पार्टीज को रोकने के लिए होता है। अगला सवाल है, क्या इंजंक्शन पाना किसी पक्ष का कानूनी अधिकार होता है। जवाब है नहीं। रिलीफ ऑफ इंजंक्शन किसी पक्ष का कानूनी अधिकार नहीं होता है, बल्कि यह देने वाले कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। वह किस पक्ष को इसके लिए उचित समझता है, उसी के पक्ष में यह इंजंक्शन का ऑर्डर किया जाता है। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज वर्सेस KS इंट्रास्पेस सिविल अपील नंबर 7843 और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चैप्टर 7 सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अनुसार टेम्पररी इंजंक्शन दिए जाते समय सिविल प्रोसीजर कोड का अनुसरण किया जाएगा। यह इंजंक्शन दिया जाना पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है, यानी कि विवेकाधीन राहत होता है। यह देने वाले कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस केस में इंजंक्शन देना चाहता है और किस केस में इंजंक्शन नहीं देना चाहता है। सवाल है कि इंजंक्शन देते समय कोर्ट किन किन बिंदुओं का ध्यान रखता है और किन किन बिंदुओं पर गौर करता है। जवाब है कि केस था दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह 1992 एक SCC 719 में यह दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं की चर्चा करते हुए कहा था कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ ऑफ इंजंक्शन तभी दिया जा सकता है जबकि कम से कम ये 3 बातें वादी या प्लेंटिफ के पक्ष में दिखाई देती हों। पहला, एक प्राइमा फेसाई केस उसके पक्ष में हो। प्राइमा फेसाई केस का अर्थ है कि उसके पक्ष में एक मजबूत कानूनी अधिकार वहां पर मौजूद हो। दूसरी बात है कि उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो, यानी कि ऐसा करने से न्यायिक सुविधा रहती हो।
तीसरी बात है कि यदि ऐसा ना किया जाए, यानी कि उसे डिस्क्रिशनरी रिलीफ ऑफ इंजंक्शन ना दिया जाए, तो उससे उस वादी को इर्रेपरेबल लॉस या अपूरणीय क्षति हो सकती है। इनमें से हर एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियोस की आवश्यकता है। ये इतने अधिक व्यापक और विस्तृत बिंदु हैं, वह हम अलग से आपके लिए लाएंगे। यहाँ संक्षेप में कहते हैं कि प्राइमा फेसाई केस वादी के पक्ष में मजबूत कानूनी अधिकार और आधार होता है। इसके रूप में यह दिखाया जाता है कि वादी के पास अपनी संपत्ति के उपभोग का कोई कानूनी अधिकार हो, जैसे वह उसका स्वामी हो, उसका किराएदार हो, उसे लीज पर लिया हो, वगैरह वगैरह। यह भी आवश्यक है कि वादी के इस कानूनी अधिकार को प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ने चुनौती दी हो या उसका उल्लंघन कर दिया हो, तो यह वादी का एक प्राइमा फेसाई केस हो जाता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या न्यायिक सुविधा का अर्थ है कि मुकदमे की परिस्थितियों में जटिलता ना आती हो, न्यायहित बाधित ना होता हो। जैसे प्लॉट की रजिस्ट्री ए के नाम में है और उसी के कब्जे में है, तो न्यायिक सुविधा यह होगी कि इंजंक्शन भी ए के ही पक्ष में दिया जाए। बी के पक्ष में इंजंक्शन दिया जाना न्यायिक दुविधा पैदा करता है, जटिलता पैदा करता है। बी के पक्ष में इंजंक्शन दिए जाने से मालिक कोई और होगा, कब्जा किसी और का होगा और सब बातें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, मुकदमे का कानूनी तारतम्य बिगड़ जाएगा। ऐसे ही तीसरा तत्व है इर्रेपरेबल लॉस या अपूरणीय क्षति है। वादी द्वारा कोर्ट को यह दिखाया जाना आवश्यक है कि यदि कोर्ट ने वादी को आश्रय ना दिया, उसे प्रोटेक्शन ना दिया और डिफेंडेंट अपनी चुनौती में सफल हो गया, तो इसके फलस्वरूप वादी को इतना नुकसान हो जाएगा कि उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। डिफेंडेंट द्वारा दीवार बना देने से प्लेंटिफ का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा और इससे हुए नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि 1992 वाले दलपत कुमार के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बिंदुओं को बताया था। 3 बिंदु यानी कि प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इर्रेपरेबल लॉस। असलियत में तो तब से लेकर अब तक जितने भी इंजंक्शन के मैटर डिसाइड किए गए हैं वो किसी भी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हों, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी के भी द्वारा डिसाइड किए गए हों, उनमें इन्हीं 3 बिंदुओं पर कोर्ट का और पक्षों का जोर रहता है। वो दिखाते हैं कि 3 बिंदु हमारे फेवर में हैं और कोर्ट 3 बिंदुओं को उनके फेवर में देखने के बाद डिस्क्रिशनरी रिलीफ ऑफ इंजंक्शन जारी करता है। अभी जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का इंजंक्शन पर केस आया है, डेवलपर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुरेंद्र सिंह मारवाहा। सिविल अपील नंबर 523 ऑफ 2023 है। डेट ऑफ डिसीजन है 25 जनवरी 2023। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 बिंदुओं की चर्चा की है। विद्वान व्यूअर्स इसको देखना चाहें तो यह उचित रहेगा। तो अगर आपको भी अपना केस सफल बनाना है तो इन 3 बातों को अपने दावे में लिखिए और कोर्ट में उस बात को आर्ग्यू कीजिए, फिर एविडेंस के द्वारा उसको साबित कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। सवाल है कि इंजंक्शन देने के समय क्या कोर्ट उपरोक्त 3 बिंदुओं के अलावा और किसी और बात पर भी गौर करता है? जवाब है कि हाँ करता है, और ये है क्लीन हैंड्स, और दूसरा पॉइंट है विदाउट डिले एंड लेचेस। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। केवल इंजंक्शन ही नहीं, किसी भी इक्विटेबल रिलीफ यानी कि जो हमें न्यायहित में दिया जाता है, ऐसा रिलीफ, किसी भी इक्विटेबल रिलीफ के लिए कोर्ट आपको तभी सुनता है जब आप बिना कुछ छिपाए हर बात साफ साफ बता दें, अपने दावे में लिख दें। यदि तथ्यों में चालाकी की जाती है, कोर्ट के पास उस दावे को खारिज करने का अधिकार आ जाता है कि आपने तो कोर्ट के साथ ही चालाकी करने की कोशिश की है, सारी बातें लिखी नहीं है, दावे में बहुत छिपाव किया है, इसलिए हम आपको यह इक्विटेबल रिलीफ नहीं देते हैं। यह बात कोर्ट ने अनेक मामलों में कही है। हम अगली स्लाइड में उन केसेस की सूची दे रहे हैं, आप रोककर उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हम आपको ये वाले स्क्रीन पर उनके नाम दिखा रहे हैं, आप इसको रोककर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला पेज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 2 SCC 114 में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखने और गलत जानकारियां देने की बहुत निंदा की है, उन पार्टीज पर बहुत फटकार लगाई है और उन दावों में कोई भी इक्विटेबल रिलीफ देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ताजा निर्णय मज्जी सन्नेमा एलियस सन्यासी राव वर्सेस रेड्डी श्रीदेवी अपील नंबर 7696 ऑफ 2021 में अपने एक पुराने केस पुंडलीक जालम पाटिल वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलगांव मीडियम प्रोजेक्ट 2008-17 SCC 448 का हवाला दिया था। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के लिए इक्विटी अर्थात न्याय के मामलों में बहुत देर कर देने के बाद कोई भी जांच या इंक्वायरी
करना संभव नहीं रहता है। एविडेंस वेपोराइज हो जाता है। कोर्ट ने कहा डिले डिफीट्स इक्विटी, यानी कि यदि आपने विलंब किया तो उससे आपका न्यायहित मारा जाता है। कोर्ट केवल उन्हीं की सहायता और रक्षा करता है जो अपने हितों के प्रति जागरूक रहते हों। जो अपने दावों पर कुंडली मारकर सो गए हो, कोर्ट उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है। यही इस डिले डिफीट इक्विटी का अर्थ है। तो इस प्रकार जब आप इन सब बिंदुओं का ध्यान रखते हुए अपनी एप्लीकेशन तैयार करेंगे तो आपको आपके केस में सफलता अवश्य मिलेगी, आप जीतेंगे। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।